हम आज आप लोगों को मैथ में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाने वाले। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर ले। उसके बाद इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कुछ कराएंगे। तो चलिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या जानने से पहले हम आपको इसके कुछ बेसिक चीज के बारे में बताने वाले हैं। तो बेसिक चीज में सबसे पहले आपका आ जाता है अंक, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। और ये जो होता है 0 से 9 तक होता है, 0 से 9 तक होता है। और जैसे में देख लीजिए, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे कि आपको हम अभी बताएं कि अंक अंक यानी 0 से 9 तक। और इसके एग्जाम्पल हमने आपको क्या बताया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आगे इसी अंकों से संख्या बनता है। तो संख्या का परिभाषा इसी पर आधारित है। तो संख्या का मतलब अंकों का समूह। अंकों का समूह यानी जब एक से अधिक अंक मिलकर जो ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप को हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 105, 105 में 3 अंक है। जैसे 1, 0, 5, 3 अंक है। ये अंकों का समूह हो गया। और अंकों का समूह ही हमारा क्या कहलाता है? संख्या। और एग्जाम्पल है 12, ये भी एक संख्या है, क्योंकि ये भी अंकों का समूह है। क्योंकि इसमें अंक जो है 2 है, 1 और 2। समूह का मतलब ही होता है जब कोई वस्तु की संख्या 1 से अधिक होता है तो वह वस्तु ना रहकर वस्तु की संख्या हो जाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार के बारे में। चलिए, हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार के बारे में। तो संख्या जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाता है वास्तविक संख्या, एक हो जाता है अवास्तविक संख्या। देखिए, संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते वास्तविक संख्या, दूसरा होते हैं अवास्तविक संख्या। तो हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का परिभाषा अपने लहजों में अगर बोला जाए तो हम वैसे संख्या जिन्हें लिखने के साथ साथ प्रयोग कर सकते हैं, वो सारे के सारे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। लिखने के साथ साथ प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, वो वास्तविक संख्या यानी वैसा संख्या जो रूट के अंदर ऋणात्मक हो, उसे वो वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका भी प्रयोग किया जाता है 11th में एक चैप्टर पढ़ने के क्रम में। 11th में एक चैप्टर पढ़ने के क्रम में इसका प्रयोग किया जाता है। वहां पर इस संख्या को हम समृद्ध संख्या भी कहते हैं। मगर अभी हमें पढ़ना पड़ेगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का हम तुरंत भी परिभाषा बताए थे, वैसा संख्या जिसे लिखने के साथ साथ हम सभी जगह प्रयोग कर सकते हैं। तो सभी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। कभी कभी बच्चे घबरा भी जाते हैं अगर उनसे पूछने के बाद कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सोचते हैं कि सम, विषम, ये सब संख्या हैं, परंतु वो सारा का सारा वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या हो,
चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो भाज्य संख्या हो, चाहे वो अभाज्य संख्या हो, ये सारे के सारे, चाहे वो पूर्णांक हो, ये सारे के सारे वास्तविक संख्या का ही एक रूप है, वास्तविक संख्या से ही बनता है। तो हम बारी बारी से सबका प्रारंभिक और अंतिम संख्या जानेंगे। कभी कभी बच्चे से पूछ देता है सम संख्या का प्रारंभ मतलब प्रारंभिक प्रथम सम संख्या कौन सा है, तो घबरा जाते हैं बच्चे। प्रथम विषम संख्या क्या है, तो घबरा जाते हैं। प्राकृत संख्या, ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तहत ये सारा पूछ देता है। तो आज हम जानेंगे, सिंपल से हम आपको अगर बात बताएं, कोई संख्या जब जहां से प्रारंभ होता है वो उस संख्या का छोटी संख्या कहलाता है, और जहां वो संख्या अंत होता है वो संख्या उस संख्या का अंतिम संख्या कहलाता है। अब सिंपल सा हम लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती आरंभ होता है एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह गिनती होता है। ये गिनती का जो संख्या है ये प्राकृत संख्या है, और आरंभ कहां से हुआ, 1 से, वो आपका हो गया प्रथम प्राकृत संख्या, और ये कहां तक चलेगा, अनंत तक। तो अंतिम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये से भी जानकारी रहना बहुत जरूरत होता है, क्योंकि ये हमारा बेस है और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो ये सब वास्तविक संख्या का ही हिस्सा है, और भी है बहुत सारे वास्तविक संख्या के अंतर्गत। जैसे कि हम आपको बता ही दिए, वैसे संख्या जिसे हम लिखने के साथ साथ प्रयोग कर सकते हैं, वो सारे के सारे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बारी बारी से हर संख्या के बारे में जानेंगे, कहां से प्रारंभ होता है और कौन सी संख्या क्या कहलाती है। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको पहले बताएंगे प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये कहां तक जाता है, अनंत तक। अब सिंपल सी बात कहा जाए तो एक इसका प्रारंभिक है, तो ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या हुआ, और अनंत इसका अंत बिंदु है, इसलिए ये सबसे बड़ी संख्या है। इसी के दौर में आपको हम बताएंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का भी परिभाषा इसी से संबंधित है, जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या। इसका मतलब होता है गिनती में अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे में एग्जाम्पल देखिएगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये भी कहां तक चलता है, अनंत तक चलता है। इसमें भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या का बात किया जाए तो 0 होगा, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का बात किया जाए तो अनंत होगा, क्योंकि जो प्रारंभिक होता है वही उसका सबसे छोटा कहलाता है, और जो अंत होता है वही इसका सबसे बड़ी संख्या कहलाता है। तो आपने अभी दो संख्या के बारे में जाना, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब गिनती में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या होता है। और पूर्ण का एग्जाम्पल क्या होता है, 0 1 2 3 4 कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। अब इसके बाद हम आगे बताएंगे, देखते रहिए। सम संख्या,
सम संख्या का मतलब होता है वैसा संख्या जिसमें 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे में इसका एग्जाम्पल हम आपको पेश करते हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये भी कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। ये भी कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। ठीक ना? अब देखिए, अब बच्चे के मन में चल रहा होगा कि सर 2 से पूर्णता भाग लग जाए इसका मतलब क्या होता है? पूर्णता भाग लग जाए इसका मतलब यह होता है कि जिसका कोई शेष ना बचे। जैसे 2 से आप 2 में भाग दीजिए, एक बार में 2 कट गया, परंतु इसी 2 से आप 3 में भाग दीजिए एक बार में, परंतु कितना बच रहा है? 1 शेष बच रहा है। तो ये शेष ना बचे तब वह सम संख्या कहलाता है। समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब आगे हम चलेंगे, विषम संख्या के बारे में जानेंगे। विषम संख्या उसी पर सम पर ही आधारित है। सम संख्या का मतलब भी जाने जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए, वो सम संख्या कहलाता है। अब हम किसके बारे में जानेंगे? विषम संख्या, यानी वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, यानी पूर्णता विभाजित ना हो, कुछ ना कुछ शेष बच रहा हो, वो सारा का सारा किस संख्या के अंतर्गत आएगा? विषम संख्या। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। इसका एग्जाम्पल होगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, ये भी जाएगा अनंत तक। अब देखिए ये सारा का सारा संख्या वैसे हैं जिसमें आप 2 से भाग दीजिए, कुछ ना कुछ आपको शेष बच जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? विषम संख्या के अंतर्गत। आगे हम पढ़ेंगे, आगे भी हम आपको दिखाएंगे। अब थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक का मतलब होता है सभी ऋणात्मक, कोमा शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या का जो समूह होता है वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। अगर सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो संख्या रेखा, क्योंकि संख्या रेखा पर आपने देखा होगा कि जितने भी अंक होते हैं वो माइनस में भी होते हैं, शून्य भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं। तो यानी ये सारा का सारा किसके अंतर्गत है? पूर्णांक के अंतर्गत। तो पूर्णांक को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सभी ऋणात्मक संख्या कोमा शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या के समूह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक का एग्जाम्पल आप देखिएगा सिंपल सी, तो इसका एग्जाम्पल जो होगा शुरू में भी डॉट डॉट होगा, रीजन डॉट डॉट देने का, क्योंकि माइनस में अनंत इधर जाएगा, माइनस में अनंत इधर जाएगा। अब देखिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक। और इधर भी कहां तक जाएगा? माइनस अनंत तक, डॉट डॉट। तो कोई प्रॉब्लम? आपने अभी पूर्णांक के बारे में जाना कि माइनस अनंत से कहां तक जाएगा? प्लस अनंत तक जाएगा। पूर्णांक भी आप जान गए। अब पूर्णांक के मदद से ही परिमेय और अपरिमेय उत्पन्न होता है। तो चलते हैं, तो परिमेय के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का किताब में दिए गए परिभाषा के अकॉर्डिंग कहता है वो ऐसा संख्या जिसे हम P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां P और Q पूर्णांक हो, Q डज नॉट इक्वल 0, यानी Q के बराबर 0 ना,
क्यू के बराबर 0 ना हो। अब इसमें भी एक बात आ गई कि क्यू के बराबर 0 क्यों ना हो, क्यू के बराबर 0 क्यों नहीं हो। पहले आप परिभाषा को फिर अस्थिरता से समझिएगा। परिमेय संख्या का मतलब होता है वैसा संख्या जिसे हम P बाय Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P बाय Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो। ये पहले से कह रहा है P और Q ये क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक का मतलब आप जान ही रहे हैं कि माइनस अनंत से कहां तक जाता है, प्लस अनंत तक। तो P और Q का जो मान आएगा इसी में से कोई संख्या आएगा। इसीलिए वो पहले से कह दिया कि इसमें से P और Q का मान लीजिएगा। तो मेरा एक शर्त है कि Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम पूछेंगे क्यों Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया जाए P के जगह पर 1 ले लिए, Q के जगह पर 0 ले लिए, तो याद रखिएगा 0 से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटिव हो जाता है, अनंत हो जाता है। जिसका अंत ही नहीं, उसके बारे में नहीं जानेंगे तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्योंकि जिसका अंत ही नहीं है उसे परिमेय संख्या कैसे कहेंगे। आगे आपको पता चलेगा जिसका कोई अंत नहीं हो उसे कौन सी संख्या कहते हैं। आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा देखने के लिए, और हम आपको परिभाषा के दौरान भी बताएंगे। तो आपने भी क्या देखा, 1 में अगर किस 0 से भाग देते हो तो उसका मान क्या होता है, अनंत। और ये परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। जिसका कोई हल ही नहीं है, अनंत है, वो परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए, हाँ एक बात और रखिएगा, यहां पर सिर्फ Q के जगह पर 0 बोला नहीं रखने के लिए, P के जगह पर आप 0 रख सकते हैं, उसके नीचे 1 दे सकते हैं और इसका मान 0 होता है। तो 0 हम जान रहे हैं, अनंत के बारे में नहीं जान रहे हैं, परंतु 0 के बारे में हम जान रहे हैं। 0 है, संख्या का मध्य है ना। तो इसीलिए तो आपने क्या देखा, परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे हम P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो, Q के जगह पर 0 ना हो। शर्त बताया है। और क्यों नहीं होना चाहिए ये भी हम बताएं, क्योंकि Q के जगह पर अगर 0 होता है तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाता है, उसका कोई अंत ही नहीं मान होता है। इसलिए परिमेय नहीं होगा अगर Q के जगह पर 0 रखा जाएगा तो। हाँ, P के जगह पर आप 0 रख सकते हैं, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। सिर्फ शर्त यह है कि Q के जगह पर 0 ना हो। आपने ये किताब के माध्यम से जाना। अब इसका दूसरा भी परिभाषा जान लीजिए। सिंपल सा परिभाषा होता है कि वैसा संख्या जो रूट से बाहर है, जो रूट से बाहर है, वो सारा संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। और जो रूट के अंदर है उसके साथ शर्त है कि उसका वर्गमूल होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या होगा। जैसे में √9, √4, √16, √25, ये सब संख्या का वर्गमूल हो रहा है, ये सब परिमेय के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपने देखा। तो चलिए इसके बाद अपरिमेय संख्या आएगा। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है वैसा संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल ना निकले, वो सारा का सारा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √2, √3, √5, इस सब का वर्गमूल नहीं होता है।
इसीलिए इसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? अपरिमेय संख्या का अंतर्गत रखा जाता है। भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्या जो होता है, भाज्य संख्या भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो सारी संख्याएं जो एक और स्वयं, स्वयं यानी खुद से छोड़कर अगर कोई दूसरा संख्या भाग दे रहा है तो वो भाज्य होगा। तो आइए चलिए हम भाज्य संख्या को छांटने के लिए सिखाते हैं और पहचानने के लिए सिखाते हैं। आप एक बार में दो संख्या पढ़ लेंगे, भाज्य और अभाज्य। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो एक नहीं लेंगे, एक इसलिए नहीं लेते हैं, एक अपवाद है। दो से आरंभ करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले ये जानिए इस सारे संख्या में किस किस संख्या से भाग लगता है। 2 में 1 और 2 से लगता है। 3 में 1 और 3 से लग रहा है। 4 में 1, 2, 4 से लग रहा है। 5 में 1, 5 से लग रहा है। 6 में 1, 2, 3, 6 से लग रहा है। 7 में 1, 7 से लग रहा है। 8 में 1, 2, 4, 8 से लग रहा है। 9 में 1, 3, 9 से लग रहा है। 10 में 1, 2, 5, 10 से लग रहा है। अब इसमें से कैसे छांटा जाता है ये देखिए। हमने पहले आपको क्या बताया भाज्य संख्या का परिभाषा? वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं, स्वयं यानी खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगे, वो भाज्य संख्या कहलाता है। देखते हैं इसमें कौन कौन ऐसे संख्या है जिसमें एक और स्वयं को छोड़ देने के बाद किस किस संख्या में भाग लग रहा है, और जिस जिस संख्या में भाग लगेगा वो सारा का सारा भाज्य हो जाएगा, और जिस में नहीं लगेगा वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर एक को तो हटका दीजिए, और ये स्वयं कितना है? 2 है, 2 को भी हटका दीजिए। अब यहां पर 3 में आइए, तो 1 को हटका दीजिए, स्वयं में कितना है? 3, हटका दीजिए। 4 में आइए, 1 को हटका दीजिए, 4 को हटका दीजिए। अब आइए 5 में, 1 को हटका दीजिए, 5 को हटका दीजिए। फिर 6 में आइए, 1 को हटका दीजिए, 6 को हटा दीजिए। अब आइए 7 में, 7 में 1 को हटा दीजिए और 7 को हटा दीजिए। आइए 8 में, 1 को हटका दीजिए, 8 को हटका दीजिए। आइए 9 में, तो 1 और 9 को हटका दीजिए। 10 में आइए, 1 और 10 को हटका दीजिए। अब देखिए इसमें से कौन कौन ऐसी संख्या है जिसमें अभी भी भाग लग रहा है। तो हमने स्वयं और 1 को छोड़ दिया, हमने स्वयं और 1 को छोड़ दिया, तो अभी भी कौन कौन संख्या लग रहा है? अब देखिए, तो यहां पर हम आपको बताते हैं कौन कौन संख्या में अभी भी भाग लग रहा है। वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? भाज्य। तो देखिए पहला आपका हो जाएगा 4, फिर आपका हो जाएगा 6, फिर आपका हो जाएगा 8, फिर आपका हो जाएगा 9, फिर आपका हो जाएगा 10। और भी हो सकते हैं, ये भी अनंत तक जाता है। अब चलिए, अब इसमें से हमको अभाज्य चुनना आसान है। भाज्य मिला, अभाज्य ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब जिसमें नहीं लगा उसको चुन कर निकाल, एक और स्वयं के अलावा। तो 2 हो गया आपका, फिर क्या हो गया? 3 हो गया, फिर क्या हो गया? 5 हो गया,
फिर आपका क्या हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट, ये भी कहां तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। आपने अभी देखा भाज्य संख्या और भाज्य संख्या, पुनः एक बार सुन लीजिए। एक और स्वयं को छोड़ने के बाद, स्वयं मतलब खुद से छोड़ने के बाद अगर दूसरे किसी संख्या से भाग लग रहा है तो वो भाज्य संख्या कहलाएंगे, अगर नहीं लग रहे हैं तो वो अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे मैं आपको यहां पर दिखाया गया है, जिसमें भाग लग रहा है वो सारा का सारा भाज्य के अंतर्गत चला गया, और जिसमें नहीं लग रहा है वो अभाज्य के अंतर्गत आ गया। तो आपने एक बार में 2 संख्या सीखा, एक भाज्य दूसरा अभाज्य। तो चलिए यहीं पर आपका वास्तविक संख्या का कुछ इंट्रोडक्शन था जो हमने आपका समाप्त किया। विशेष आगे इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। चलिए चैप्टर से संबंधित प्रश्न बताने वाले हैं। पहला प्रश्न आप देखिए, कह रहा है 2 तथा 2.5 के बीच परिमेय संख्या है। तो पहले आप जानिए, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं। अनंत परिमेय संख्या होते हैं, परंतु ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो हमें पूछा सिर्फ ये जा रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या है। तो सबसे पहला आपका क्या है, √1। √1 का वर्गमूल होता है 1। ये देखिए 2 से छोटा है, 2 और 2.5 के बीच लेना है, यानी 2 से बड़ा होना चाहिए और 2.5 से छोटा होना चाहिए। देखिए तो 1 होगा क्या, नहीं होगा, 1 नहीं होगा। अब नीचे आते हैं, देखिए 2.4, हाँ 2 से बड़ा है परंतु 2.5 से छोटा है, 2.5 से छोटा है, ये आपका आंसर होगा। और नीचे देख लीजिए, ये तो आपका हो गया 22.5, यानी 22 से बड़ा है। यहां तो 2 से बड़ा हमसे पूछा जा रहा है। ये भी देखिए 12.5, यानी 12 से बड़ा है। तो चलिए आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं हम आगे। दूसरा संख्या, दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। भिन्न का अर्थ होता है, पहले भिन्न जानिए। भिन्न का मतलब होता है P/Q या अंश बटे हर। ये हमारा भिन्न है, ये हमारा भिन्न। अब इस भिन्न में से पूछ रहा है किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो ये चेक करने के लिए पहले हम लोग नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते थे, और भाग देने के दौरान जो पूर्णता कट जाता था, यानी पॉइंट में भी आने के बाद अगर पूर्णता कट जाता था, जिनका शेष नहीं बचता था, तो वो शांत हो जाता था, और जिसका पॉइंट में आने के पश्चात भी पूर्णता नहीं कटता था वो अशांत हो जाता था। तो चलिए वो एक लंबा प्रोसेस था, एक लंबा विधि था, लंबा प्रक्रिया था,
मगर उसको शॉर्ट प्रक्रिया के माध्यम से जानेंगे, ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक, तो ट्रिक क्या होता है? ट्रिक का देखिए, जैसे भिन्न क्या होता है, P बाय Q या अंश बटे हर, तो P से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमें लेना देना किसका है? Q से। अगर Q का LCM दो यानी सिर्फ दो आ रहा है, तो इस कंडीशन में शांत होगा। या सिर्फ पांच आ रहा है, इस कंडीशन में भी शांत होगा। या तो 5 भी आ रहा है तो शांत होगा। इसके अलावा और भी कुछ आए तो सारा का सारा वो शांत होगा। इसमें भी जान लीजिए, सिर्फ 2 और 5 जितना बार आ सके उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु 2 और 5 आने के बाद कोई दूसरी संख्या आ जाता है तो वो शांत हो जाता है, शांत नहीं रहता है। शांत का यही तीनों कंडीशन है। तो देखते हैं इस तीनों में किसके हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 5 आ रहा है। तो पहले आया है 700, तो 700 में 2 से भाग लगाइएगा तो 350 आएगा। फिर 2 से भाग लगाइए तो आपको आएगा कितना? 2 एकम 2। अब बच गया कितना? 1 किसमें बच गया? 15, 7 और फिर 5। फिर कितना से लगेगा? 5 से लगेगा। 5 से कितना बार में लगेगा? 3 बार में लगेगा। फिर कितना बार में लगेगा? अब देखिए 5 बार में लगेगा, फिर 5 से 7 बार में लगेगा, यानी इसमें 2 5 आ रहा है, ठीक है, परंतु क्या आ गया? 7। इसलिए ये क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा, अर्थात ये आंसर नहीं होगा। तो चलिए फिर हम किसका करेंगे? 2100 का। 2100 में भी कितना से लगाएंगे? पहले 2 से, 2 एकम 2, फिर 5 दूना 10, 2 एकम 2 और 0 हो जाएगा ना, 1050। अब देखिए फिर 2 से लगाइए, 525 हो जाएगा। अब लगेगा 2 से? नहीं लगेगा। 3 से लगाइए, लगेगा? 3 से लगाएंगे, नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा। तो चलिए फिर से 2100 में देखते हैं। 2100 में नहीं लगेगा। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं? सी आंसर होगा। रीजन है कि इसके हर में 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3, यानी 2 को 3 बार और 5 को 3 बार, यानी ये सारा का सारा क्या है? शांत है। सारा का सारा क्या है? शांत है, क्योंकि 2 और 5 आ रहा है। हम क्या बताएं? 2 और 5 जितने बार भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 और 5 जितने बार भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए। तो चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न थोड़ा सा गौर से देखिएगा। लिखा हुआ है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। हम आज बताएं आपको कि सबसे छोटी का मतलब होता है जहां से प्रारंभ होता है वो उसका सबसे छोटी संख्या होता है,
और जहां इसका अंत होता है वो सबसे बड़ी संख्या होता है। तो हम बताएं आपको कि भाज्य संख्या, देख लीजिए। तो संख्या पहले हम आपको लाते हैं, 2 3 4 5 6 ले लिए। अब देखिए इसमें भाग देंगे 1 से और 2 से लगेगा, इसमें भी 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, इसमें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, इसमें 1 से लगेगा, 5 से लगेगा, इसमें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा। हमने भाज का मतलब क्या बताया था? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर, स्वयं यानी खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगता है तब वो भाज कहलाएगा, और जिसमें अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा वो भाज कहलाएगा। यानी एक बार में भाज और अभाज दोनों ज्ञात हो जाता है। अगर एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगता है तो वो भाज हो गया, अगर एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है तो वह अभाज हो गया। तो देखते हैं, एक को इसमें छोड़ दीजिए, स्वयं ये कितना है 2, छोड़ दिए। अब इसमें भी एक को छोड़ दिए, स्वयं ये कितना है 3 को छोड़ दीजिए। एक को छोड़ दीजिए, स्वयं ये कितना है 4, छोड़ दीजिए। एक को छोड़ दीजिए, स्वयं ये कितना है 5, छोड़ दीजिए। एक को छोड़ दीजिए, स्वयं ये कितना है 6, छोड़ दीजिए। अब देखिए भाज वाला में उसको लिखिए जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर अन्य से लगा है। तो अन्य से किस में लगा है? 4 में लगा है, फिर किस में लगा है? 6 में लगा है, ये जाते रहेगा। अब अभाज, अभाज संख्या में उसको लिखिए जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर अन्य से नहीं लगा है। किसमें नहीं लगा है? 2 में नहीं लगा है, 3 में नहीं लगा है, 5 में नहीं लगा है, डॉट डॉट। अब तैयार हो गया, ये हो गया हमारा भाज, ये हमारा हो गया अभाज। अब देखिए जहां से प्रारंभ होता है वो सबसे छोटी कहलाता है। तो प्रारंभ कहां से हो रहा है? 4 से, तो ये हमारा छोटी कहलाएगा। और ये कहां तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा, तो ये हमारा सबसे बड़ी भाज्य संख्या कहलाएगा। इसमें कहां से प्रारंभ हो रहा है? 2 से, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा? अनंत कहलाएगा। तो यहां पर चर्चा किसका हुआ है? छोटी भाज्य संख्या। तो छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य कितना है? 2। तो गुणन फल का मतलब होता है गुना करके फल, 4 दूना 8। कितना आंसर आया है? 8। तो देखिए ऑप्शन में 8 कहां है? ए नंबर आपका 3 का ए होगा। समझने में कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है संख्या 0.32 पर रेकरिंग को p/q के रूप में, जहां p/q पूर्णांक है। यानी ये जो प्रश्न आप देखें, ये प्रश्न 2 अंकीय प्रश्नों में भी पूछा जाता है, इसलिए हम इसे आज प्रोसेस से पढ़ेंगे, एक विधि के तहत, ताकि अगर 2 अंकीय प्रश्न में पूछा जाए तो आप वहां पर हल कर सकें। और ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो हल करने के लिए आएगा, तो हल करके आंसर आएगा, टिक लगा देंगे। परंतु प्रोसेस से पढ़ने पर दोनों में लाभ होगा। तो चलिए प्रोसेस में पढ़ते हैं। तो प्रोसेस में पढ़ने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको देखे कोई अनजान चीज है, रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब है कि वो संख्या बार बार आ रहा था, इसलिए उसको एक बार लिखकर उस पर रेकरिंग दे दिया, ताकि ये संबोधित करना चाह रहा था कि ये संख्या बार बार आ रहा है और इसको हम लिखने में असमर्थ थे क्योंकि कटने वाला नहीं था, इसलिए इसको एक बार लिखकर रेकरिंग दे दिए। तो चलिए ये संख्या क्या हो रहा था? बार बार आ रहा था, इसलिए इसे रेकरिंग दे दिए। इसको p/q के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बराबर मानते हैं। तो चलिए मानते हैं, माना x बराबर 0.32, उस पर रेकरिंग है, इसका मतलब ये संख्या बार बार आ रहा है। तो
तो कम से कम 2 से 3 बार इसको लिख लीजिए। 3 2 डॉट डॉट समीकरण कितना 1। अब ये देखिए कि कितने अंक पर रेकरिंग थे 2, तो 2 जीरो वाला से गुना करेंगे यानी 100 से गुना करेंगे। अगर 1 अंक पर रेकरिंग रहता तो 10 से गुना करते, अगर 3 अंक पर रेकरिंग रहता तो 1000 से गुना करते। तो चलिए 2 अंक पर रेकरिंग है तो 100 से दोनों और गुना करने पर 100 गुना x, 100x 100 से इसमें गुना कीजिए तो 100 में क्या जीरो है 2 जीरो, तो 2 अंक आएगा, यहां पॉइंट आएगा यानी 32.3232 2 बार, क्योंकि 2 बार ही बचा है। परंतु डॉट डॉट का मतलब ये और भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए इस डॉट डॉट का हम फायदा उठाते हुए एक बार और लिखते हैं, पुनः डॉट डॉट दे देते हैं। समीकरण क्या इसको मानेंगे सेकंड, समीकरण क्या मानेंगे सेकंड। तो चलिए दोनों समीकरण को घटाएंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण सेकंड घटाओ फर्स्ट। तो समीकरण सेकंड क्या है 100x बराबर 32.3232, उसमें से समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे x बराबर 0.323232। तो आप घटाइए तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा। 100x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 99x। अब देखिए 2 में से 0 जाएगा 2, 3 का 3 पॉइंट, इधर घटेगा 0 0 0 0 0 0, दे सकते हैं। अब देखिए कितना बच गया आपके पास 99x बराबर 32, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। x बराबर 32/99। अब ये देखिए कटने वाला है, नहीं कटेगा। तो चलिए इसमें देखिए 32/99 कहां है, सी में है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? अगर आपको 2 अंक के प्रश्न पूछेगा तो आप इतना बना दीजिएगा, आपको 2 अंक मिल जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछता है तो आप इतना बनाकर आंसर में जाकर ढूंढकर टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि इससे अगर आप रिवीजन करते हैं इस प्रकार तो आपको डबल फायदा होगा। रीजन होता है क्या, अगर 2 अंक के पूछा जाता है, अगर आपको हम शॉर्ट ट्रिक बता दे तो आप शॉर्ट ट्रिक को ज्यादा पकड़िएगा, तो आप शॉर्ट ट्रिक 2 अंक वाला में यूज कर लीजिएगा तो फिर 2 अंक वहां पर नहीं मिलेगा, कम नंबर मिलेगा। तो चलिए इसीलिए आप इस प्रोसेस को अभी सीखें, ताकि आप दोनों अगर 2 अंक के पूछे तब पर भी फायदा है, 1 अंक के पूछेगा तो भी फायदा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। पांच नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न पांच नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा परिमेय है। परिमेय तो आप जान ही रहे, वैसा संख्या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो, वो तो परिमेय है। दूसरा परिमेय हम आपको और बताए थे अपने भाषा में, वैसी संख्या जो रूट से बाहर, वैसी संख्या जो रूट से बाहर, वो सब परिमेय के अंतर्गत आएगा। और जो रूट के अंदर है और उसका वर्गमूल निकल सकता है तो वो भी परिमेय के अंदर आएगा, वो भी परिमेय के अंतर्गत आएगा। तो चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले अब यहां पर रूट 16 है तो इसका वर्गमूल आपका 4 आएगा, इसका क्या आएगा 5। कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा।
यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। हम आपको दो तरीके से परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए सिखा दिए। पहला वैसा संख्या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो, तब q नॉट मतलब q की जगह पर 0 ना हो। दूसरा हम अपनी भाषा में बताए कि जो संख्या रूट से बाहर, जो संख्या रूट से बाहर, वो तो ऑलरेडी परिमेय है, और जो रूट के अंदर है उसका वर्गमूल निकल रहा है तो वो भी परिमेय है। यहां पर देखे कि रूट के अंदर 16 था, उसका वर्गमूल 4 निकला, रूट के अंदर 25 था, उसका वर्गमूल 5 निकला, यानी ये परिमेय है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है 5 है 1, रूट 5 है 1, तो रूट 5, अब देखिए रूट के अंदर 5 है और 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। हम बताए थे वैसा संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और 5 रूट के अंदर ही है और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो कौन संख्या होगा? अपरिमेय। हम आपको थ्योरी में बताए थे। तो चलिए इसमें अपरिमेय संख्या कहाँ है? बी नंबर इसका आंसर होगा, ना तो ए होगा ना तो सी होगा, क्योंकि ए परिमेय जो रूट से, अगर रूट के अंदर है उसका वर्गमूल निकल रहा है तब वो परिमेय होगा। और प्राकृत संख्या तो आप जान रहे हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती 1 2 3 4 5 6 होता है, ऐसा नहीं कि रूट 1 रूट 2 होता है। गिनती कैसे होता है? 1 2 3 4 5 6 कहां तक? अनंत तक। इसीलिए ना ए होगा ना सी होगा, आंसर क्या होगा? बी होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सात नंबर, 7 नंबर में देखिए कह रहा है निम्न में कौन अलग, अलग मतलब समझते हैं? भिन्न, अलग मतलब भिन्न, अदर। अब मान लिया जाए एक ग्रुप में अगर 5 लड़का है, 1 लड़की है, वहां पर कहेगा कि इसमें से भिन्न कीजिए। तो 5 लड़का तो है, वहां पर एक एक्स्ट्रा में कौन है? लड़की। लड़की अलग कर दिया जाएगा। तो लड़की अलग है ना, क्योंकि लड़कों की संख्या ज्यादा है तो लड़का ज्यादा है, तो भिन्न वहां पर कौन दिख रही है? लड़की। अब मान लिया जाए और एक एग्जाम्पल पेश करते हैं, यानी हम ले लेंगे हिंदी का बुक, इंग्लिश का बुक, मैथ का बुक, और वहां पर एक कॉपी रख देंगे, तो भिन्न क्या हो जाएगा? कॉपी, क्योंकि कॉपी में लिखा जाता है और बुक में ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ा जाता है, वही भिन्न। यहां पर उसी तरह का अलग करेंगे, देखेंगे कौन भिन्न, कौन मिल रहा है। जो मिल रहा है वो ठीक है, जो नहीं मिल रहा है वो अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 3/5, ये कौन सी संख्या है? परिमेय। आप देखिए रूट 16 का वर्गमूल कितना? 4, और 4 का वर्गमूल कितना? 2। ये भी परिमेय, क्योंकि रूट से निकल गया। आप देखिए 2 का वर्गमूल नहीं होगा, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। और नीचे वाला परिमेय। अब आप लोग कह सकते हैं कौन भिन्न? ये भी आपका परिमेय है, ये भी आपका परिमेय है, ये भी आपका परिमेय, अलग कौन है? ये आपका अपरिमेय। यही आपका आंसर होगा। यहां पर आंसर होना चाहिए, मिस्टेक्स यहां ये हो गया, ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, आंसर आपका सी होगा, आंसर आपका सी होगा, आंसर सी। किसी को कोई प्रॉब्लम? भिन्न का मतलब अलग। आठ नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या हम आपको पहले बता दिए थे, वैसा संख्या जो रूट के अंदर हो और जिसका वर्गमूल नहीं हो। तो देखते हैं कौन कौन रूट के अंदर है और उसका वर्गमूल नहीं हो रहा। तो चलिए, सबसे पहले 64 रूट के अंदर है, इसका वर्गमूल 8 हो रहा है। 36 रूट के अंदर है, इसका वर्गमूल 6 हो रहा है। अब देखिए 81 का भी वर्गमूल 9 हो रहा है। अब देखिए 2.5 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी ये आपका हो जाएगा अपरिमेय। इसका वर्गमूल हो गया वो परिमेय। और इसका भी देखिए लीजिए, 49 का 7 होता है, 9 का 3 होता है। तो आपका आंसर होगा सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आया है √2 है एक वैसा संख्या जो रूट के अंदर हो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो। देखिए रूट के अंदर 2 है और 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो वो कौन सा संख्या? अपरिमेय कहलाता है। हम आपको थ्योरी में बता दिए थे। यहां पर देख लीजिए अपरिमेय क्या है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि बी में ही अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस प्रकार का हम पहले भी एक प्रश्न कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो आज आप जान लीजिए, दो परिमेय संख्या हो चाहे दो अपरिमेय संख्या हो, इसके बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। याद रखिएगा, क्योंकि आप जितना लिख सकते हैं उतना हो सकता है। जैसे में आपको हम दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच। अब देखिए लिखना है तो 2.0 कर दीजिए, 3.0 कर दीजिए। अब देखिए 2.1, 2.2, 2.3 बढ़ते जाएगा। अगर इससे भी ज्यादा लिखना है तो ज्यादा नहीं कीजिए, 2.00 कर दीजिए, 3.00 कर दीजिए, आपको ज्यादा मिल जाएगा। 2.01, 2.0203, इस तरह का ढेर सारा भर सकते हैं। यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, ढेर सारा हो सकता है। तो इसीलिए याद रहे, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं और दो अपरिमेय संख्या के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें देखिए आंसर में अनंत कहां है? डी इसका आंसर होगा। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्यारह नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अब यहां कह रहा है अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय होगा। विपरीत पूछ रहा है। अगर अपरिमेय पूछता तो हम वैसा संख्या ढूंढते जो रूट के अंदर है और उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, परंतु यहां पूछा जा रहा है कि वो परिमेय नहीं हो, यानी परिमेय हो। अपरिमेय नहीं हो तो इसका मतलब परिमेय हो। तो चलते हैं। अब यहां पर देखिए √7 है और रूट के अंदर 7 है, उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब देखिए √2 है, तो रूट के अंदर 2 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है। रूट के अंदर 5 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा। आप देखिए √3, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी आपका हो जाएगा अपरिमेय। यहां पर देखिए इसका हल करते हैं। 75 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 3, 5 25 या 75। फिर नीचे अब 48 का गुणनखंड कर लीजिए। 48 का
2 से कितना बार में 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो चलिए इसमें से देखते हैं किसका किसका जोड़ा लगा। 5 का जोड़ा लगा तो 5 बाहर हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में 2 का जोड़ा लगा बाहर, फिर इस 2 का भी जोड़ा लगा बाहर, फिर √3। अब देखिए रूट ऊपर 3 भी, रूट नीचे भी 3, यानी ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 4। ये कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय। तो वही पूछ रहा था निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी। डी आपका अपरिमेय नहीं है, ये बाकी सारा अपरिमेय है। तो चलिए इसी के साथ आगे पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। बारह में कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या है तो √3 नहीं है। रीजन है 3 रूट के अंदर है और उसका वर्गमूल निकल नहीं रहा है, और हम जानते हैं जो संख्या रूट के अंदर होगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह अपरिमेय होता है। ये आपका हो जाएगा अपरिमेय। अब यहां पर देखिए √2 कट गया, बच क्या गया? 2, तो 2 के नीचे नहीं कुछ तो 1, ये आपका परिमेय हो जाएगा क्योंकि रूट से बाहर हो गया। फिर ये भी आपका अपरिमेय क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। 6 भी अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि 6 का भी वर्गमूल नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पूछ रहा था निम्न में से कौन परिमेय संख्या, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है देखिए आज हम आपको बताते हैं 0, ये कुछ मिस्टेक हो गया है, 0.1121112 डॉट डॉट दे दिया। आज सीख लीजिए। देखिए अगर मान लिया जाए पॉइंट के बाद अगर अंक आ रहा है और एक ही तरह के अंक आ रहे हैं तो वह परिमेय होगा, क्योंकि उसे p/q के रूप में बदला जा सकता है। इससे पहले आपको 4 नंबर प्रश्न में दिखाए थे ना, 3 2 पर रेकरिंग था, यानी वह संख्या बार बार आ रहा था, इसलिए उसे हम p/q के रूप में बदल दिए तो वह परिमेय हो गया। हाँ, एक शर्त है, अगर पॉइंट के बाद संख्या आ रहा है और वो एक जैसा नहीं आ रहा है, बदल बदल के आ रहा है, तो वह अपरिमेय हो जाएगा। जैसे में देख लीजिए 0.1, पहले 1 एक बार आया, फिर 2 आया, फिर 1 क्या बार आया? 2 बार आ गया, फिर 2 आया, फिर 1 कितने बार आ गया? 3 बार आ गया। यहां पर कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, आ तो रहा एक ही संख्या, मगर वो कितने के मात्रा में आ रहा है ये चीज वो दर्शा नहीं रहा, बार बार बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय वही हो सकता है पॉइंट के बाद आ रहा है मगर एक ही प्रकार की संख्या आ रहा है, एक ही जैसा आ रहा है, एक ही मात्रा में आ रहा है, तब उसे p/q के रूप में बदला जा सकता है और वो परिमेय संख्या होता है। अन्यथा ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो चलिए अपरिमेय संख्या आपका ऑप्शन बी है। तो इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। सुनिए प्रश्न क्या कह रहा है।
तारा यदि दो संख्याओं का मौसो, मौसो का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, और कहीं कहीं यही मौसो HCF के रूप में आता है, यानी इसी का इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म होता है HCF। फिर क्या है लोसो, क्या है लोसो, इसे हम लोग कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, जिसको कहीं कहीं इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में LCM के नाम से जानते हैं। तो देख लीजिए क्या क्या है। मौसो हमारे पास, मौसो हमारे पास 25 और लोसो हमारे पास 50। तो कह रहा है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल मतलब थोड़ा सा सिंपल सा फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुना लोसो। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुना लोसो। हमको निकालना क्या है, संख्याओं का गुणनफल। तो मौसो का मान कितना 25 और लोसो का मान कितना 50। तो गुना कर दीजिए, 25 पंचे 125, यानी 125, बच गया एक जीरो, यानी 1250। याद रखिएगा, यानी यहां दिया हुआ था दो संख्या, पहले से दे ले, दो संख्या है, उसका मौसो 25 है, लोसो 50, तो संख्याओं का गुणनफल। तो मौसो बराबर 25 लिख लिए, लोसो बराबर 50 लिख लिए, और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसो गुना लोसो, यानी मौसो का मान 25 और लोसो का मान 50। तो 25 पंचे 125, एगो जीरो बचा हुआ था, लिख दिए, यानी 1250। देखते हैं आंसर में 1250 कहां, देखिए ए में है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न। सिंपल सा प्रश्न है, सॉरी 2 प्लस रूट 2 है। दो अगर सिर्फ रहता तो ये परिमेय होता, क्योंकि दो रूट से बाहर, परंतु एक दो और है इसके साथ में जो रूट के अंदर, और हम बताए थे जो रूट के अंदर होगा और उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह अपरिमेय संख्या। तो सिंपल सी इसमें से अपरिमेय संख्या ढूंढ लीजिए, यानी इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। तो चलिए, इसमें कोई बात नहीं था, ढेर सारा परिमेय आया था, तो इस जानने में बहुत आसान हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते, ये भी उसी प्रकार प्रश्न है, तो आप लोग सब बता दीजिएगा। यहां पर भी देखिए, अगर सिर्फ 3 रहता तो परिमेय होता, परंतु यहां रूट 3 आ गया साथ में, यानी 3 रूट के अंदर है परंतु उसका वर्गमूल निकल नहीं रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या। तो इसका भी आंसर बी ही होगा। इसी प्रकार का भी तुरंत संख्या बताए थे। चलिए आगे बढ़ते, 16 के बाद 17। 17 देखिए क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। हम बताए थे अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें एक और स्वयं, स्वयं का मतलब खुद से छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसमें 15 में आप पहले ढूंढ लीजिए, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से भी लगेगा। अब 23 में देखिए, 1 से लगेगा, 23 से लगेगा,
12 में ढूंढिए। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और स्वयं 12 से लगेगा। नहीं तो चलिए 1 और स्वयं 15 को छोड़ दीजिएगा, फिर भी किससे किससे लग रहा है? 3 और 5, ये आपका अभाज्य नहीं होगा। फिर देखिए 1 और स्वयं 23 को छोड़ दीजिए, ये आपका अभाज्य होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और से भाग लग ही नहीं रहा है। इसमें भी 1 को छोड़ दीजिए, स्वयं 12 को छोड़ दीजिए, फिर भी 3 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, 6 से लग रहा है, इसलिए ये भाज्य है, अभाज्य नहीं। इसमें भी 5 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा, इसलिए ये भी भाज्य है, अभाज्य नहीं। जानने में कोई परेशानी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला देखिए, ये 1 अगर केवल रहता 1 तो ये परिमेय था, मगर इसके नीचे देखिए क्या है, इसके नीचे देखिए, जब तक 1 अगर सिर्फ रहता तो ये परिमेय था, परंतु नीचे देखिए रूट के अंदर 2 है, और वैसा संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या। आपको बार बार ये देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्योंकि बी यहां होगा, सी होगा, ये ऑप्शन सी। तो समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। आगे 19 नंबर। तो चलिए 19 नंबर कह रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो। सबसे पहले अभाज्य संख्या ढूंढ कर निकालिए, फिर उसका हम मौसो निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ संख्याएं लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें देखिए किससे किससे लग रहा है, 1 से 2 से, 1 से 3 से। इसमें किससे लग रहा है, 1 से 2 से 4 से। इसमें लग रहा है 1 से 5 से। इसमें लग रहा है 1 से 2 से 3 से 6 से। इसमें लग रहा है 1 से 7 से। इसमें लग रहा है 1 से 2 से 4 से और 8 से। यानी पहले 1 और स्वयं को छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, स्वयं को, 2 को छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, स्वयं को छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, स्वयं को छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, स्वयं को छोड़ दीजिए, 1 को स्वयं 6 को छोड़ दीजिए, ठीक ना। अब इसमें वैसे संख्या ढूंढिए जिसमें 1 और स्वयं छोड़ने के बाद भाग लग रहा है तो भाज्य हो गया, और जिसमें नहीं लग रहा है अभाज्य हो गया। तो हमको ढूंढना किसको है, अभाज्य को। किसमें नहीं लग रहा है, 2 में नहीं लग रहा है, 3 में नहीं लग रहा है, 4, 5 में नहीं लग रहा है, 6 में लग रहा है, 7 में नहीं लग रहा है। ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। इसमें से कोई भी 2 अभाज्य संख्या लीजिए या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लीजिए, उसमें आप कॉमन लेने का प्रयास कीजिए। यानी कॉमन का मतलब दोनों में कोई संख्या से अगर भाग लग रहा है तो किससे लग रहा है। तो सिंपल सा बात हम लेते हैं 2 और 3। बोलिए 2 और 3 में कौन सी संख्या से भाग लग रहा है? दोनों में लगना चाहिए, एक में नहीं, दोनों में लगना चाहिए। सिर्फ 1 से लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। अगर आप 2, 3, 5 भी लीजिएगा फिर भी केवल 1 से ही लगेगा, किसी संख्या से नहीं लगेगा। अगर 2, 3, 5, 7 भी ले लीजिएगा फिर भी इसका एचसीएफ 1 ही होगा, क्योंकि सभी में 1 ही से लगेगा। क्योंकि एचसीएफ का मतलब जितने संख्या आ रहा है उस सभी में जो कॉमन आता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। तो चलिए 1 कहां है ऑप्शन में, ए नंबर में। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए,
समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ गए होंगे। आगे प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 कह रहा है 61 और 237 का मौसो, मतलब महत्तम समावर्तक यानी HCF। तो चलिए 61 और 237, आप इसको 2 से 3 प्रकार से बना सकते हैं। 2 से 3 प्रकार, एक आप भाग विधि से बना सकते हैं, या तो आप एक एलसीएम लेकर बना सकते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ आएगा वो हो जाएगा एचसीएफ, या डायरेक्ट आप दोनों में देख लीजिए किस संख्या से भाग लग रहा है। 61 तो हमको लग रहा है अभाज्य है, 61 में किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। अभी तुरंत बताए थे दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ। चलते हैं देखते हैं क्या आता है। 61 से भाग दीजिए 237 में, तो 237 में अगर भाग दिया जाता है 61 से, तो देखते हैं कितने बार में लगता है। क्योंकि 23 है, हम 4 से दिखते हैं, 4 ज्यादा हो जाएगा, 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, फिर हो जाएगा 36 के 18, यानी 183 3 बार में, यानी क्या हो जाएगा 7 में से 4, 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, हो जाएगा आपका कितना 6 बचेगा ना, नहीं 5 बचेगा, सॉरी 5। फिर से देखते हैं एचसीएफ निकालें। चलिए देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 61 और 237 का मौसो होगा, तो देखते हैं क्या होगा मौसो। 61 और 237 का मौसो, तो दोनों अभाज्य संख्या है, और दोनों का मौसो अगर निकलता भी है तो 1 निकलेगा, देख लीजिए, अन्यथा नहीं निकलेगा। देखते हैं 61 से हम भाग देंगे 237 में, एक बार में, सॉरी 3 बार में लगेगा, यानी हो जाएगा आपका 183, 4, 5, ये खत्म हो जाएगा। दोनों में छोटा कौन है, 54 से भाग देंगे 61 में, तो 54 से भाग दीजिए 61 में, एक बार में लगेगा 54, फिर बच कितना जाएगा आपका, यानी 11 में से 4 जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 54 में भाग दीजिए, 7 के पहाड़ा में 7 सते 49 हो जाएगा, क्योंकि 7 8 56 हो जाता है, 49 होगा तो कितना बचेगा 5, तो 5 से भाग दीजिए किसमें 7 में, एक बार में लगेगा, कितना बचेगा 2, फिर 2 से 5 में कितना बार में लगेगा 2 बार में, 4, 1 से 2 बार। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये दोनों अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का हमेशा एचसीएफ 1 होता है, हमेशा एचसीएफ 1 होता है। तो आपको हम दिखा भी दिए हल करके एचसीएफ 1 आया, और इससे पहले वाला 19 नंबर सवाल में भी
बताया गया था दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ एक आया था, ये भी अभाज्य संख्या है तो इसका भी एचसीएफ एक ही आएगा, चाहे कोई भी दो अभाज्य संख्या हो, कोई भी 23 ले लीजिए और भी दूसरा 29 ले लीजिए फिर भी एक ही आएगा, या 3 ले लीजिए 23 ले लीजिए फिर भी उसका एचसीएफ एक ही आएगा, दो अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो चलिए इसका एचसीएफ दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ एक होगा, आपने देख लिया, आपको हल करके भी दिखा दिए। चलिए इसके ऑप्शन में तो कहीं एक नहीं दिख रहा है, यानी ये गड़बड़ हो गया, 11 नहीं होकर 1 होगा, ऑप्शन डी होगा। चलते आगे 21 नंबर। तो कह रहा है कि यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मान लीजिए ए बराबर 2 लेते हैं, बी बराबर 3 लेते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं, कोई भी। तो उसका एलसीएम आप लेने का प्रयास कीजिए तो नहीं आएगा। आप 2 और 3 का एलसीएम लीजिए तो नहीं आएगा, 1 से लगेगा, फिर पुनः वही उतर जाएगा। नहीं होगा तो 2 से गुना कर देंगे 3 में। 2 किसका वैल्यू था? ए का। 3 किसका वैल्यू था? बी का। यानी इसको ए बी भी कह सकते हैं। इसका आंसर सी होगा। अगर दो अभाज्य संख्या का एलसीएम मांगेगा तो दोनों को गुना कर देना, सिंपल सा उदाहरण। अगर दो अभाज्य संख्या चाहे कोई भी हो, 3 23 हो, 2 23 हो, अगर एलसीएम मांगा जाएगा तो गुना कर देना, अगर एचसीएफ मांगा जाएगा तो 1 होगा। याद रखना, दो अभाज्य संख्या चाहे 2 या 2 से अधिक भी अभाज्य संख्या होगा तो उसका एलसीएम गुना करके निकलेगा सभी को, और एचसीएफ 1 होगा। तो चलिए आप समझ गए होंगे, इसका ए और बी अभाज्य संख्या है, तब इनका एलसीएम क्या होगा? ए गुना बी होगा। अगला प्रश्न, दो क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ। क्रमित का मतलब समझते हैं? लगातार। क्रमित का मतलब होता है लगातार, वो भी सम। तो सम का मतलब हम कल आपको बता दिए थे, वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, शेष नहीं आए। जैसे में बताए थे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब सम हम थ्योरी में बता दिए। तो चलिए सबसे पहले तो इसमें से कोई भी दो लगातार, या तो 2 4 ले लीजिए, या तो 4 6 ले लीजिए, या तो 6 8 ले लीजिए, या तो 8 10 ले लीजिए, कोई भी लगातार लीजिए। तो यानी हम 2 और 4 ही लेते। इसका एचसीएफ मांग रहा है, तो एचसीएफ मतलब इस दोनों में किससे भाग लगेगा? 4 से इसमें लगेगा परंतु इसमें नहीं लगेगा, 2 से इसमें भी लगेगा उसमें भी लगेगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 2। जरूरी नहीं कि हम 2 4 लिए, तब आप 6 8 भी लीजिए, लगातार है, इसमें भी 2 से ही लगेगा। आप कोई भी 2 लगातार सम संख्या लीजिए, उसका एचसीएफ हमेशा 2 ही होगा। तो चलिए 2 कहां है? ऑप्शन नंबर सी में। कोई प्रॉब्लम? तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। कह रहा है हमारे पास 23 नंबर के प्रश्न में कि संख्या हमको दिया है 50 तथा 60, यानी लिखेंगे 50 और 60। हमको मांग रहा है एचसीएफ गुना एलसीएम। अब इससे पहले वाले हम प्रश्न में बताए थे, एचसीएफ गुना एलसीएम किसके बराबर आया था? 2 संख्या के गुणनफल के बराबर आया था। फिर से हम लिखते हैं, 2 संख्या का
गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब देखिए दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या हमको क्या क्या दिया है, 50 60। हमको निकालना क्या है, HCF गुना LCM। अब देखिए 5 गुना 6 कीजिए 30। अब बच क्या को जीरो गया, 2 को, यानी HCF गुना LCM बराबर आपका कितना निकल गया, 3000। तो चलिए 3000 देखते कहां, ऑप्शन में डी नंबर में। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते 24 नंबर प्रश्न पर। चौबीस नंबर प्रश्न अब कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी कितने ऐसे अभाज्य संख्या होंगे जिससे इसमें भाग दे सकते हैं। तो चलिए एलसीएम के माध्यम से हमको पता चल जाएगा कितने ऐसे संख्या होंगे जो 5005 में भाग देंगे, वो भी अभाज्य। तो देखते हैं 5005 में पहले हम 5 से लगाते हैं, आपका क्या हो जाएगा 1001। अब 5 से नहीं लगेगा, 5 से अब नीचा नहीं आना, 5 से ऊपर देखना, 7 से लगाते हैं, 7 से लगेगा, देख लेते हैं, बगल में ट्राई कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। 7 एकम 7 3 फिर 0, 7 चौके 28 फिर कितना 2, 1 बच गया, 7 या 21 लग रहा है 7 से। चलिए 7 से लगाते हैं, और कितने बार में लगा, 143 बार में। अब 7 से भी नहीं लगेगा, अब देखते हैं 7 के बाद अभाज्य क्या आता है, 11, क्योंकि जितना से लग चुका है उससे नीचे नहीं जाना, ऊपर में हमेशा जानिएगा। 143, 11 से एक बार में 11, 3 बच जाएगा, 11 33, पूर्ण रूपेण कट गया। अब देखिए 11 से लगाए 13 बार में लग गया। अब गिनिए क्या गो संख्या भाग दे सकता है, 5 दे सकता है, 7 दे सकता है, 11 दे सकता है और 13 दे सकता है। कुल मिलाकर 4 अभाज्य संख्या हैं जो 5005 को भाग दे सकता है। तो वही पूछ रहा था कितने अभाज्य गुणनखंड, तो यानी 4, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आसान सा सवाल आया, करार दिया है HCF 2520 और 66 का, हमको HCF दिया है, HCF दिया है 2520 और 6600 का, कितना दिया हुआ है 120। पहले संख्या कितना कितना है, 2520 है और 6600 है, दे दिए। HCF कितना है 120 है, 120। LCM कितना है, LCM देखिए कितना है 252 इंटू के है, तब मान होगा, के का मान होगा, तब के का मान मांग रहा है, ठीक ना, के का मान। तो चलते के का मान निकालते हैं। तो हम आपको फार्मूला पहले भी बता दिए थे, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या के रूप में क्या क्या है, 2520
गुना 6600 बराबर HCF कितना है 120 गुना एलसीएम कितना है 252 इंटू के। अब के को उधर सिर्फ रहने दीजिए, बाकी सबको इधर ले आइए। 2520 इंटू 6600 बटे 120 इंटू 252 बराबर के। अब देखिए इससे यह 10 बार में कट जाएगा। अब ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए 12 से 66 कटेगा, 12 से 6600 कटेगा, देख लेते हैं बगल में भाग देकर। 12 से 6600 भाग देना तो 12 पंचे 60 होता है, कट गया 6 बचा, फिर एगो 0 उतरेगा, 12 पंचे 60 कट गया, एगो 0 बचा हुआ तो यानी 550 बार में कट जाता है। 550 यानी के का मान होगा 550। तो देखिए आंसर में कहीं 550 है, डी नंबर में है, यानी के का मान हो जाएगा 550। किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 26 नंबर प्रश्न। 26 में भी देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 3825 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए एलसीएम का प्रयोग करिए। पहले आप 3 से भाग लगाइए, 3 से लगता है क्योंकि 2 से नहीं लगेगा। 3825 3 से एक बार में खत्म, 8, 3 दूना 6, बच गया 2, फिर 2, 7 बार में 21, फिर 1, 5, 15 लगता है 1275। फिर 3 से लगाते हैं, फिर लग जाएगा। 3 से लगाएंगे 1275 कितना बार में? 3 चौके 12 खत्म, बच गया 7। अब देखिए 3 दूना 6, बच गया 1, 3 पचे 15 खत्म, यानी 3 से 425 बार। अब देखिए 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। अब 3 से नहीं लगेगा तो 4 से भी नहीं लगेगा, 4 तो भाज है। 5 से लगाएंगे, 5 से देखिए 425 में 8 पंचे 40, बच गया 2, 25 पचे 25, तो हो जाएगा 85 बार में। अब फिर लग जाएगा आपका 5 से 17 बार में। तो क्या देख रहे हैं आप? 3 है 2 बार, 5 भी है 2 बार, मगर 17 है 1 बार। देखिए इसमें से कहां आंसर मिल रहा है। 3 2 बार मिल गया, 5 भी 2 बार मिल गया, 35 है, ये नहीं होगा। यहां 3 एक बार है, ये भी नहीं होगा। यहां पर देखिए 3 2 बार है, 5 2 बार है, 17 है। आपका आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे। अब देखिए 27 नंबर करा, यदि HCF A और 8 का कितना है 4। पहले संख्या क्या है? A और 8 है। HCF कितना है 4। आप देखिए
एलसीएम कितना है? 24। फार्मूला हम आपको बताए हैं, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCF। दो संख्या के रूप में A और 8, यानी A गुना 8। HCF कितना है? 4 और LCM कितना है? 24। 8 इधर गुना में, उधर जाके भाग में। 4 गुना 24 बटे 8, 8 से 24 3 बार में, तो हो जाएगा इसका आंसर 12। तो देखिए यहां 12 है, 12 है या 8 है? नहीं। 10 है? नहीं। 12 है। सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार प्रश्न है, करा यदि एलसीएम 91 26 का 182, तो 91 26 का एचसीएफ। सिंपल सी बात है, संख्या है 91 और 26, एलसीएम है 182, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो फार्मूला जान ही रहे हैं, दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्या के रूप में आपका है 91 इंटू 26 बराबर HCF तो है नहीं, LCM कितना है? 182। 182 इधर गुना में, इधर आके भाग में। बराबर HCF। तो चलिए 26 से 182 कट जाएगा 7 बार, और 7 से 91 कट जाएगा 13 बार में। यानी आपका HCF जो होगा वो हो जाएगा 13। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में 13 कहां है। ये नहीं है, ये नहीं है, सी नंबर होगा। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। उनतीस नंबर कह रहा है पाई एक संख्या है। देखिए आज जान लीजिए, बहुत बच्चे परेशान होते पाई के पीछे। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके पीछे का कारण है कि पाई का मान कोई निश्चित नहीं होता है। पाई का मान कहीं 22/7 यूज कर लेता है, पाई का मान 3.14 यूज कर लेता है, कहीं पाई का मान 3.1414 भी यूज कर लेता है, और भी ढेर सारा यूज कर लेता है। इसलिए इसका कोई गारंटी वाला मान नहीं है। तो इसलिए पाई को किसके अंतर्गत रखा गया? अपरिमेय संख्या। तो देखिए ऊपर में परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा, ऑप्शन बी होगा। तो समझ गए, पाई अपरिमेय संख्या। हाँ, पाई का मान अगर 22/7 के बारे में पूछा जाएगा कि 22/7 कौन संख्या है, तब वह होगा परिमेय 22/7। अगर सिर्फ पाई है तो पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। चलिए कह रहा है सम अभाज्य संख्या निम्न में क्या है? कह रहा है अभाज्य भी है, सम भी है।
तो अभाज्य आप ढेर सारे देख लिए, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, डॉट डॉट। अब इसमें से वैसे संख्या को ढूंढिए जो 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, सिर्फ कौन है? 2 है। तो सम अभाज्य संख्या एक ही होता है, वो कौन होता है? 2 होता है। याद रखिएगा कि 2 अभाज्य है परंतु वह सम है, यानी आपका 30 नंबर का ए आंसर होगा। चलिए यहां तक आपका प्रश्न हो गया। चलिए आपका यहीं पर प्रश्न समाप्त होता है। इससे आगे के प्रश्न के लिए इसी का पार्ट 2 लाएंगे और हमारा संपूर्ण कोर्स करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर से प्रेरणा कोचिंग सेंटर का एजुकेशनल ऐप डाउनलोडिंग करके 9th 10th 11th 12th का संपूर्ण कोर्स कर सकते हैं। धन्यवाद।